हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके फिश पॉइंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंतर्गत बेलनाकार संधारित्र की धारिता के बारे में पढ़ेंगे। कैसे प्राप्त किया जाता है इसकी चर्चा तो होगी ही, और साथ ही साथ इस सिलेंड्रिकल जो कैपेसिटर होता है उसकी धारिता का न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से कितना यूज है इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, और आगे पढ़ने क्रम में यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक भी करें। हम लोग सीधा टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि संधारित्र से संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं पहले ही चर्चा कर चुके हैं, और जो स्टूडेंट्स इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं लिए हैं तो वो पिछले वीडियो जाकर ज़रूर देखें, जिससे कि संधारित्र क्या है यह स्पष्ट हो जाएगा, और संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं इसकी भी चर्चा कर चुके हैं। वो जब आप पीछे वीडियो में जाएंगे तो वह स्पष्ट हो जाएगा। और आज हम सीधा टॉपिक पर पहले चलते हैं और फिर वहाँ देखते हैं कि बेलनाकार संधारित्र के लिए जो धारिता प्राप्त करेंगे उसमें फिगर से संबंधित बातें क्या क्या है, कहाँ है संग्राहक, कहाँ है संघनक, इसकी चर्चा करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसमें चलते जाएंगे और अंत में हमें बेलनाकार संधारित्र की धारिता प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग इस फिगर को समझते हैं कि इस फिगर में क्या क्या स्थितियां हैं। पहले से हम बता रखे हैं कि संधारित्र की धारिता प्राप्त करने के लिए दो प्लेट्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें एक होती है संग्राहक पट्टिका और एक होती है संघनक पट्टिका। और चूँकि इससे पहले जो वीडियो में जो चर्चा हुई थी तो समांतर पट्टिका संधारित्र की हुई थी, तो उसमें जो भी प्लेट यूज किया गया था वह सीधा प्लेट की तरह था। लेकिन यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं बेलनाकार संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टर के बारे में, कैपेसिटर्स के बारे में। तो इसमें जो आकृति बनेगी वह बेलन की आकृति जैसी होगी, और इस फिगर में दो पट्टिका यहाँ भी है, एक ए बेलनाकार संधारित्र की स्थिति बन रही है और दूसरा बी। इसमें ए जो आंतरिक भाग में जो दिख रहा है यह संग्राहक पट्टिका काम करती है और बी संघनक पट्टिका काम करती है। इसलिए बी जो बेलनाकार आकृति है उसको भूयोजित किया गया है, भूधृत किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि संघनक पट्टिका को भूधृत की जाती है। तो यहाँ पे सपोज ये किया जाएगा कि ए बी एक बेलनाकार संधारित्र है, ए बी एक बेलनाकार संधारित्र है जिसमें ए संग्राहक पट्टिका जैसा काम करती है और बी संघनक पट्टिका जैसे कार्य करती है। और आंतरिक जो संग्राहक पट्टिका के रूप में जो बेलन का यूज किया गया है इसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, और बड़े बेलनाकार जो संघनक पट्टिका जैसा कार्य करती है उसकी त्रिज्या स्मॉल बी सपोज किया गया है। और इस पूरे नली की लंबाई अर्थात ए जो आंतरिक भाग में व्यवस्थित है इसकी लंबाई को एल सपोज किया गया है, और प्रत्येक एकांक लंबाई का आवेश लैम्डा यह भी सपोज किया गया। लैंग्वेज आपके सामने में है। तो आगे चलकर करके इस पूरे संग्राहक नलिका में आवेश कितना है इसको जब हम प्राप्त करेंगे
तो अभी जो मैंने बताया कि पूरे लंबाई L है और इसके एकांक लंबाई में आवेश लेम्डा है, तो कुल आवेश प्राप्त करने के लिए लेम्डा को L से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे हमें आवश्यकता पड़ेगी। और साथ ही साथ पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था और इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि किसी भी संधारित्र की धारिता यदि प्राप्त करनी हो तो इसके लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, Q का मान अर्थात कितना आवेश इसमें दिया गया और उस आवेश कारण कितना विभव उत्पन्न हो रहा है अर्थात Q और V। इसलिए कि क्योंकि हम जानते हैं संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, सूत्र हम लोग प्राप्त किए थे C = Q/V। यदि हम Q प्राप्त कर लें और V प्राप्त कर लें और इस दोनों मानों को इस सूत्र में व्यवस्थित कर दें तो हमें संधारित्र की धारिता प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे इसकी लंबाई को L सपोज किया गया है और प्रत्येक एकांक लंबाई में आवेश लेम्डा सपोज किया गया। साथ ही साथ इस बेलन के दोनों बेलन की बात हम कर रहे हैं कि दोनों एक समाक्षीय रूप में स्थित है, व्यवस्थित है और इसके अक्ष से r डिस्टेंस पर, r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और इस P बिंदु पर दिए गए आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उसको हम लोग प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम प्राप्त करेंगे E का मान, तो इसके लिए आप पिछले वीडियो में जाएं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक के अंतर्गत वीडियो नंबर 3 एवं 5। 3 में E बराबर प्राप्त हुआ है और 5 में भी एक रिलेशन प्राप्त हुआ है E और विभव के साथ, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के साथ इस दोनों की यहाँ आवश्यकता है, उसे आप जाकर देखें। और यहाँ पर हम सीधा सीधा मान हम प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं कि अक्ष से r डिस्टेंस पर यदि कोई बिंदु P है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। हम लोग E बराबर प्राप्त किए थे 1/2π0 इंटू λ/r। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र किसी बेलनाकार चालक के कारण किसी बिंदु पर, या हम कह सकते हैं किसी बेलनाकार चालक के अक्ष से कुछ दूरी पर स्थित कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा, इसको पिछले वीडियो में मैंने प्राप्त किया था और प्राप्त हुई थी मान E = 2π0 इंटू λ/r। साथ ही साथ E और V अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच जो रिलेशन प्राप्त हुआ था उसमें हम लोग प्राप्त किए थे E = -dV/dr। पिछले वीडियो में चूँकि वहाँ x सपोज किया गया था इसलिए यहाँ x का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस r लिया गया है इसलिए dV/dr का यूज किया गया है। अब हम देख रहे हैं इसमें कि यहाँ भी E है, यहाँ भी E है, दोनों मान E का ही है तो इक्वल हम कह सकते हैं। तो जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड का मान भी इक्वल ही होगा और इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए -dV/dr = 1/2π0 इंटू λ/r। अब इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे और हम dV का मान लेफ्ट साइड में रखेंगे और रेस्ट को हम राइट साइड ले जाएंगे। तो इसलिए इस प्रकार हम लिख सकते हैं -dV = 1/2π0 इंटू λ/r dr। यह जो प्राप्त समीकरण है अब इसका हम समाकलन करेंगे और समाकलन करने के पश्चात हमें V का मान प्राप्त होगा। V का मान प्राप्त हो जाएगा। अब मैंने शुरू में कहा था कि धारिता प्राप्त करने के लिए दो मान की आवश्यकता होती है, Q और V की। V प्राप्त अभी आगे हो जाएगी
और Q तो मैंने पहले चर्चा कर दिया है कि लंबाई L है और प्रति एकांक लंबाई में आवेश लैम्डा है, तो पूरे लंबाई में आवेश कितनी हो जाएगी, तो लैम्डा L, अर्थात Q का मान आगे चल करके हम लैम्डा L पुट करेंगे। तो चलते हैं, समीकरण को समाकलन करते हैं। तो इसके लिए इंटीग्रेशन माइनस डी वी इक्वल इंटीग्रेशन 1/2π0 इंटू लैम्डा बाय आर डी आर। अब इसमें समाकलन में नियम है कि जो भी कांस्टेंट टर्म होता है वो बाहर हो जाता है, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो इसमें माइनस भी है, तो माइनस को पहले बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन डी वी इक्वल, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के रूप में लैम्डा है और 2πε0 भी है, तो ये बाहर हो जाएगा। लैम्डा बाय 2πε0 इंटू इंटीग्रेशन 1/r dr। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन के लिए दो लिमिट की आवश्यकता पड़ती है, दो सीमा की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर dv है, अर्थात विभव है, तो यहाँ पे दो पट्टिका है, बेलनाकार पट्टिका है, तो इस पर जब A वाले भाग पर आवेश दी जाती है और फिर प्रेरित होकर के आवेश B यानी संघनक पट्टिका पर जाती है, तो दोनों के विभव में अंतर होती है। और यहाँ जो प्राप्त विभव होगी A पर, उसको हम V A से डिनोट कर सकते हैं, और जो B बेलनाकार संधारित्र पर जाएगी उसको हम VB से सूचित कर सकते हैं। अर्थात इसकी दो सीमा यहाँ पे VA और VB यूज कर सकते हैं। और चूँकि संग्राहक पट्टिका पर अत्यधिक आवेश पहले दी जाती है, लेकिन वो फिर संघनक पट्टिका पर चली जाती है, तो महत्तम विभव के रूप में B पर मानी जाएगी और न्यूनतम विभव के रूप में A पर मानी जाएगी। इसलिए VA को नीचे और VB को ऊपर यूज किया गया है। साथ ही साथ राइट साइड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1/r dr, अर्थात r डिस्टेंस है। डिस्टेंस के लिए यहाँ पर दो मान लिया जाएगा। एक आंतरिक जो बेलनाकार भाग है A संग्राहक पट्टिका, उसका डिस्टेंस, और मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा बाहरी, अर्थात संघनक जो बेलनाकार संधारित्र है उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। और इसमें मिनिमम वैल्यू को नीचे A लिखेंगे और मैक्सिमम वैल्यू को ऊपर B के रूप में यहाँ लिखेंगे। हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो अब इंटीग्रेशन dV फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन dx का x हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी तरह से dV का v हो जाएगा, माइनस बाहर ही रखेंगे, और VA और VB रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन का साइन बिग ब्रैकेट बदल जाता है, और जो वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इस बिग ब्रैकेट के राइट कॉर्नर पर ऊपर और नीचे उसी रूप में लिखा जाता है जिस तरह से इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। इक्वल लैम्डा बाय 2πε0, फिर यह इंटीग्रेशन 1/r dr, इसका वैल्यू बैठाया जाएगा। तो सूत्र पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन 1/x dx, इसका फॉर्मूला होता है log बेस ई एक्स प्लस सी डैट मीन्स कांस्टेंट। तो जिस तरह से 1/x dx यहाँ लिखा हुआ है, उसी तरह से यहाँ पे 1/r dr है। तो 1/x dx का सूत्र हो गया log बेस ई एक्स प्लस सी। उसी तरह से यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट टर्म का अक्सर यूज नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ भी हम लोग इसका यूज नहीं करके सीधा सा मान बैठाएंगे यहाँ पे
log बेस ई आर, और इस मान को इसके राइट कॉर्नर पर लिखेंगे ए और बी। हम जानते हैं कि यह जो मान बिग ब्रैकेट के ऊपर और नीचे लिखा गया है वह अंदर में जो टर्म होते हैं उसका वैल्यू होता है। तो पहले ऊपर वाला मान बैठाएंगे, फिर माइनस, फिर नीचे वाला वैल्यू बैठाएंगे, और इसको आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे माइनस वी बी माइनस वी ए इक्वल लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग बेस ई, आर के वैल्यू एक बार बी बैठेगा, फिर माइनस लॉग बेस ई ए। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि वी बी माइनस वी ए के पहले माइनस मल्टीप्लाई है, तो हम अंदर वाले भाग में मल्टीप्लाई करेंगे, और जब अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस में तब्दील हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर वी ए माइनस वी बी इक्वल लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस ई बी बाय ए, क्योंकि सूत्र ही होता है लॉग बी बाय बेस ई बी बाय ए इक्वल लॉग बेस ई बी माइनस लॉग बेस ई ए। ये सूत्र ही होता है, उसी सूत्र का प्रयोग। तो अभी इस रूप में दिया हुआ है तो इस रूप में मैंने लिख दिया है, और कहीं पर यदि इस रूप में लिखा हुआ है तो इस तरह से लिख करके भी हम कैलकुलेशन करते हैं। वी ए माइनस वी बी लेफ्ट साइड में आया है, अर्थात दोनों एक संग्राहक और एक संघनक पट्टिका पर जो विभव है उसका अंतर है। अंतर जब हम करेंगे, घटाएंगे, तो कुछ न कुछ रिजल्ट विभव के रूप में प्राप्त होगा, और इसको शॉर्ट रूप में हम लिख सकते हैं वी ए बी। मतलब ए और बी बेलनाकार संधारित्र पर अवस्थित जो विभव है उसका अंतर अर्थात विभवांतर प्राप्त हुआ है वी ए बी इक्वल लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग बेस ई इंटू बी बाय ए। तो हम लोग अभी तक विभव का मान प्राप्त कर चुके हैं, और Q का मान तो चर्चा बार बार किए हैं, पहले ही हम लोग जानते हैं कि Q बराबर लेमडा एल का यूज करेंगे, तो Q भी प्राप्त है और V भी प्राप्त है। इसलिए बेलनाकार संधारित्र की धारिता हम आराम से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सूत्र का यूज करेंगे C बराबर Q बाय V। आप इसे नोट कर लें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अतः बेलनाकार संधारित्र की धारिता C इक्वल Q बाय V का यूज करेंगे हम लोग। तो इसमें Q की जगह पे लेमडा इंटू एल बाय V अभी प्राप्त किए हैं, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग बेस ई इंटू बी बाय ए। यह कैसे हुआ? मैंने शुरू में बताया था Q बराबर लेमडा एल, इसलिए कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश लेमडा है, और जबकि पूरे लंबाई एल सपोज किया गया है, तो इसलिए एकांक भाग में जब लेमडा तो एल भाग में मल्टीप्लाई हो जाएगा लेमडा एल। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि लेमडा ऊपर और नीचे दोनों में है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, और यह मान जो नीचे में है वह जब मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और लिख सकते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल बाय लॉग बेस ई इंटू बी बाय ए। तो एक तरह से
C अर्थात धारिता का व्यंजक यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, लेकिन log बेस E इंटू बी बाय ए का वैल्यू भी होता है, उस वैल्यू को बैठाएंगे तो हमें दूसरा भी रिजल्ट प्राप्त होगा। लेकिन एग्जाम्स में यदि हम यहाँ तक भी धारिता प्राप्त कर लेते हैं तो भी हमें पूरा मार्क्स प्राप्त हो सकता है। हम जानते हैं कि log बेस ई एक्स इक्वल 2.3206 इंटू log बेस 10 x, यह सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। log बेस ई एक्स इक्वल 2.3206 इंटू log बेस 10 x, यहाँ पर इस log का बेस 10 है। तो ठीक उसी तरह से इस फॉर्मूला के यदि यूज करते हैं यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं कि log बेस ई यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन x की जगह पर b बाय ए है। तो जहाँ इस फॉर्मूला में x यूज हुआ है वहाँ पर b बाय ए हम लगा सकते हैं और लिख सकते हैं, इसलिए c इक्वल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू l बाय 2.3206 इंटू log बेस 10 इंटू बी बाय ए, अर्थात यह भी एक सूत्र प्राप्त हुआ धारिता का। तो यहाँ पे इसका वैल्यू बैठाया गया है, यहाँ पर बगैर वैल्यू का जो कैलकुलेशन मैंने किया है वो प्राप्त हुआ है। यहाँ तक भी हम बना सकते हैं और यदि मान पुट करना हो तो यहाँ तक भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोग बेलनाकार संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की धारिता कैसे प्राप्त होती है उसकी चर्चा हम लोगों ने किया और रिजल्ट भी प्राप्त किया। तो उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक अच्छी तरह समझ में आई होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह व्यंजक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप पिछले क्वेश्चंस को उठाएं 5 साल का, तो देखेंगे कि इस 5 साल में कम से कम 2 से 3 बार जरूर पूछ दिया है। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लें। हो सकता है कि आगे आने वाले परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो यदि यह आज का वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के रूप में ज़रूर लिखें कि आखिर आपको इसमें क्या कमियां लग रही है। और हो सकता है कि जो कमी यहाँ पर महसूस हो रही होगी उस कमी को हम अगले वीडियो में ज़रूर पूरा करने का कोशिश करेंगे कि आपको कमी का एहसास ना हो।